अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरिका अकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, इसी तरह फिजिक्स की एप्लीकेशन है। आप डिफरेंट जो है वो आप उसकी मशीन्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली अप्लाइड टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो डेली रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बायोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं या इनको मॉडिफाई किया है। ठीक है जी, चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी इस सिलेबस के अंदर जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला जो बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है कि इसी तरह क्लोनिंग ऑफ जीन है। अब क्लोनिंग ऑफ जीन जो है बेसिकली कॉपीज प्रोड्यूस करना का प्रोसेस का नाम है और इसके दो मेथड, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर। इसी तरह हम ये देखेंगे कि जब क्लोनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए करवाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो ये हम एनिमल प्लांट्स और बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करवा रहे हैं डेफिनेटली किसी ना किसी पर्पज के लिए करवा रहे होंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि बायोलॉजी को ह्यूमन के लिए या ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे यूज किया जाए, तो उसके लिए हम ह्यूमन जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब ये देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम किस तरह से हेल्थ केयर के अंदर यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी जो डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। देन हम ये देखेंगे कि जी डायग्नोसिस के बायोटेक्नोलॉजी को हम डिजीज की डायग्नोसिस में कहाँ कहाँ पे यूज करें। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या बायोलॉजी को यूज करते हुए हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, कौन कौन सी डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया है या उनका इलाज हमने किया, ठीक है। और इलाज किस तरीके से किया है उसको हम कहते हैं जीन थेरापी। अब जीन थेरापी जो है वो ह्यूमन के लिए है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है वो आउटले है जो आपके सिलेबस को डिफाइन करता है। अब हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारे पास जो है वो बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके की कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है जो है दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ये एक ऐसी फील्ड है, ठीक है जी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके प्रोसेसेस को, ठीक है जी, उनके सेल्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा बेटा जी, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी की सारी किसके लिए है, इंसान की भलाई के, ठीक है। तो इसी तरह हम बायोलॉजी को यूज कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ऐसी जो है वो डायग्नोसिस टेक्निक को डेवलप करने के लिए जिनका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा, ह्यूमन बीइंग। अब एम क्या है, अगर हम इसका एम देखते हैं तो एम बेसिकली क्या है कि प्रोड्यूस करनी है ऐसी प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेटली फायदा किसको देती है, ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो टेक्निक यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? कि हम डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उनको कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक डीएनए प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं recombinant। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये सब ब्रांच है जिसका काम क्या है कि जी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली उसको मैनिपुलेट किया जाता है, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि जीन क्लोनिंग किस तरह से होती है, ठीक है, और क्यों करते हैं। अब जीन क्लोनिंग है क्या? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ multiple copies of DNA। ठीक है, अब ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं मल्टीपल कॉपीज डीएनए की, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हम एक्जैक्टली उसी प्रोसेस को यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसको बॉडी से बाहर कर रहे होते हैं। मीन की एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉपीज डीएनए की प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कि हम इसको यूज कर सकें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, या हम इसको यूज कर सकें प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम ये जो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इसका हम डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट जो है वो सिनेरियो में, डिफरेंट तरीकों से हम उसका यूज करते हैं। जैसा कि हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के अंदर, इसी तरह हम जब मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी जीन की, जैसा कि इंसुलिन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी हम जीन को क्लोन करते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, वही जीन फिर फर्दर जो है वो आगे यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन या इंसुलिन प्रोटीन, जो कि यूज होता है कहाँ पर? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के अंदर। अब हम ये करते कैसे? ठीक है, तो इसके दो मेथड है। एक तो हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और दूसरा जो इसका मेथड है वो है जी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दो मेथड यूज करने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की या किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, यीस्ट को यूज कर रहे होते हैं। उस सेल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, फिर हम उसको वहां से आइसोलेट करते हैं। और पीसीआर जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये बेसिकली एक मशीन के अंदर होता है, ठीक है, जिसे हम थर्मल साइक्लर का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये थर्मल साइक्लर जो है ये वही सारे कुछ यूज कर रहा होता है जो कि एक सेल यूज करता है, लेकिन होता क्या है कि ये एक मशीन के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, और ये एक रोबस्ट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से
एक ही प्रोसेस के अंदर या एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो एक फ्रेगमेंट की प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो पहला तरीका है जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, वो है क्या? अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी बेसिकली है क्या? कि एक टेक्निक है टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है वो कब बनता है और कैसे बनता है, हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए जो है इट्स डीएनए प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। अब डिफरेंट सोर्सेस का क्या मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है जिनको हम आपस में कंबाइन करते हैं, और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनती है? रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। इसको हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब पर्पस क्या है, क्यों बनवाते हैं? ठीक है जी, ताकि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम यूज कर सके। अब यूज कैसे होता है कि या तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लें या फिर उससे कोई प्रोडक्ट। तो हमारा पर्पस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इन दो पर्पस के लिए यूज करते हैं कि उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा लें या फिर हम उसकी से प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जी स्टेप्स कौन कौन से हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के। अब सबसे पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट है। डेफिनेटली जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हम कौन सी चीज बनवाना चाहते हैं, इसकी कॉपी करवाना चाहते हैं, तो तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि वो जीन जिसकी हम या तो कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं या जिसकी हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब कॉपीज बनाने के लिए उसमें एग्जांपल है जैसा कि आप हेपेटाइटिस, ठीक है जी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इनको जब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन वो डेफिनेटली कहाँ होता है? पीसीआर मशीन के जरिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। इसी तरह प्रोडक्ट बनवाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसा कि इंसुलिन जीन है, इसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करवाना। अब आते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको भी आइसोलेट करने के मल्टीपल है कि हम इसको पीसीआर के जरिए भी आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम मैसेंजर आरएनए के जरिए भी बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर अब ये जो जीन हमने आइसोलेट किया है किसी भी मेथड से, उसको हम क्या करते हैं? वेक्टर के अंदर लाइगेट करते हैं, ठीक है। तो जब जीन प्लस वेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस प्रोसेस के अंदर जो पहली सक्सेस होती है, जो पहली प्रोडक्ट होती है, वो क्या होती है? रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना, जो कि बहुत ही लेबोरियस और टफ वर्क, ठीक है। तो अगर आप रियल लाइफ ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये वेक्टर, ये एंजाइम्स, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ चाहिए होगा और फिर उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के डीएनए जो है वो कंबाइन हो चुके हैं, जैसा कि एक वेक्टर है और एक क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि इंसुलिन।
अब वेक्टर कहाँ से आता है? वो किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, किसी फंगस का हो सकता है, ठीक है। तो हमने दो डिफरेंट क्या किया, डीएनए को आपस में कंबाइन किया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बना लिया, लेकिन हम इसकी कॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम इसकी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई होस्ट सेल चाहिए जहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई कर सके, जहां पर जाकर ये क्या करे, अपनी प्रोडक्ट बना सके। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है होस्ट सेल की, वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो डिलीवर करवाते हैं इसको, रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में, अब बेसिकली वो होस्ट सेल, या हम उसे क्या कह सकते हैं, होस्ट सिस्टम कह सकते हैं। जैसा कि कोई बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, इकोलाई, ठीक है जी, बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है जैसा कि अरेबिडोप्सिस है, कॉटन है, मेज है, इसके अंदर हम उनके सेल्स के अंदर इसको एंटर करते हैं। अब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए एंटर हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्क्रीनिंग करना। क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए के क्वांटिटी होती है बहुत कम। तो जब हम सॉल्यूशन के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, रैंडमली किसी भी सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो एंट्री के बाद हमने ये देखना है कि किस सेल के अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए गया है और कौन सा सेल जो है वो उसके बगैर है। तो उसकी स्क्रीनिंग को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। यानी कि जिस सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर हो चुका है, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल। जो कि अब सिलेक्शन जो होती है वो मार्कर के जरिए होती है, ठीक है। अब वो मार्कर क्या होते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस सेल के अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। जैसा कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। या फिर वो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन मौजूद हो सकती है, इसका जो है वो जीन मौजूद हो सकता है जो ग्लो करता है। इसी तरह एक्स दवा हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या है, मार्कर्स है हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा सेल जो है, बैक्टीरिया जो है, प्लांट का सेल है, वो टेकअप कर चुका है रिकम्बिनेंट डीएनए को, अब इसके अंदर एंटर हो चुका है। तो जो बाकी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं हुआ होता, वो क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया, या तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रांसफॉर्म सेल को क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर हमें इसकी प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेशन करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास सेल के अंदर क्या एंटर हो चुका है, रिकम्बिनेंट डीएनए। मैं यहां पर आरडीएनए से इसको रिप्रेजेंट कर, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, उस सेल के अंदर जाकर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए आगे जाकर क्या बनाएगा, तो जो प्रोटीन है बेसिकली दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये अलग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये सारे का सारा प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर जब ये प्रोटीन बन जाती है तो फिर हम इसको क्या करते हैं, किसको भी वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वही प्रोटीन है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसका ऐसे परफॉर्म किया जाता है, और देन अगर ऐसे हमारा पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि हमें पता लग जाता है कि हमारा सेल जो है वो प्रोटीन बना रहा है, तो फिर हम उन सेल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, एक बड़े से रिएक्टर के अंदर, एंड देन फिर उस प्रोटीन की क्या होती है, प्यूरिफिकेशन। और यही प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केट में आती है, जैसा कि इंसुलिन।
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जी ये देखेंगे हमारा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए मौजूद है। अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि जी इस डीएनए को हम काटते, क्या करते हैं, काटते। किसके जरिए काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। अब ये याद रखना है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास प्लाज्मा जो कि एक वेक्टर का काम करता है, इसको भी और डीएनए को भी हम सेम एंजाइम से कट करेंगे ताकि आपस में लाइगेट हो सके। ये हम आगे पढ़ेंगे भी। अब फॉर एग्जांपल हमने इसका इतना पोर्शन डीएनए का जो है वो कट, इन दोनों को, इस वेक्टर को और इस पोर्शन ऑफ डीएनए को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए देन एंटर किसमें होता है, होस्ट सेल, जैसा कि बैक्टीरिया है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब वो होस्ट सेल क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा जो है वो डायग्रामेटिक आउटले है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम आगे देखते हैं कि जी रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कितने मेथड है इसको आइसोलेट। पहला जो मेथड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके जरिए करते हैं, तो हम पीसीआर के जरिए भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। इसके जरिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तब होगा जब आपको उस जीन के, उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पता, नाउन सीक्वेंस होगा, फिर आप उसको पीसीआर के जरिए। दूसरा जो मेथड है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए। यहां पे भी आपको क्या होगा, उस सीक्वेंस का पता होना लाजमी। तीसरा जो मेथड है वो किसके जरिए है, वो हम देखते हैं कि जी मैसेंजर आरएनए से हम किसी भी जीन को बना सकते हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए किसमें कन्वर्ट होता है, डीएनए के अंदर। और आप लोगों को पता होगा कि आरएनए का डीएनए में कन्वर्ट होना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है, मेथड है जिनके जरिए हम क्या करते हैं, जीन को आइसोलेट कर सकते हैं, आइदर वो पीसीआर हो, रिस्ट्रिक्शन हो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारा पर्पस क्या है कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हासिल कर। देन हम देखते हैं कि अब जो जीन है इसको इंसर्ट हम करते हैं वेक्टर के अंदर। अब वेक्टर बेसिकली क्या, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये क्या है, इट्स अ मॉलिक्यूलर कैरियर। और ये काम क्या करता है, ये डिलीवर करता है जीन को होस्ट सेल में। अगर ये नहीं होगा तो जीन ऑफ आइसोलेट जो हमारे पास है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्या करता है, किसी भी गाड़ी की तरह काम करता है कि वो अपने पैसेंजर को जिस तरह लेकर किसी भी मुकाम तक पहुंचता है, किसी भी एड्रेस तक पहुंचता है, सेम वही काम क्या कर रहा होता है, ये वेक्टर कर रहा है कि ये अपने अंदर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करवाता है एंड देन वो कहां पे चला जाता है, होस्ट सेल के। अब हर होस्ट सेल के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर यूज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर यूज होते हैं वो दो तरह के, अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था कि या तो हम इसकी कॉपीज प्रोड्यूस करवाते हैं या इससे प्रोडक्ट करवाते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, किसकी, जीन की, उससे हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते, सिर्फ इसका काम क्या है कि जी मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करें। जैसा कि PBR 322 है या PUP19 है, ये सारे, ये दोनों क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर्स।
दूसरे जो टाइप के वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर। अब ये जो एक्सप्रेशन वेक्टर हैं ये क्या करते हैं कि जी जीन से उसकी प्रोडक्ट बनवाने का काम करते हैं। जब ये जीन से प्रोडक्ट बनवाने का काम करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ये स्पेसिफिक है। अब अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो किसी भी होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर की तादाद जो होती है वो मल्टीपल कॉपीज है, यानी कि एक सेल के अंदर एक वेक्टर जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो मौजूद हो। जबकि अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करते हैं तो इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ये ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा। अच्छा जी, जब भी हम क्या करते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जब किसी भी वेक्टर के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का वेक्टर होता है। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब वो जो एंट्री है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफेक्शन है, ट्रांसडक्शन है, ये तीन डिफरेंट मेथड हैं इसके जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है कि जी जो नेकेड डीएनए है वो बैक्टीरिया जो अपने एनवायरनमेंट से टेकअप करता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया टेकअप नेकेड डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट, कि जी जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसा कि कोई सोल्यूशन है, कोई फ्लूइड है, उसके से वो अपनी डीएनए। अब ट्रांसफेक्शन जो है ये क्या होती है कि बैक्टीरिया ट्रांसफर, बैक्टीरिया से डीएनए जो है वो किसी वायरस के जरिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ इनटू बैक्टीरिया, इसके जरिए वायरस। अब वो वायरस कौन सा हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने स्टेजेस के बारे में क्लियर। तीसरा जो मेथड है इंट्रोडक्शन का वो क्या है, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या होती है कि इसमें ट्रांसफर होता है डीएनए इसके अंदर इनटू मैमेलियन सेल, ठीक है, किसका यूज करते हुए, नॉन वायरल मेथड को। अब नॉन वायरल मेथड कौन सा हो सकता है, माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो सकता है। तो हम इन मेथड को यूज करते हुए जब भी डीएनए को ट्रांसफर करेंगे किसी भी मैमेलियन सेल के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर जब एंटर करवाया जाता है तो उसके मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, और ये चार डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म है। पहला है फिजिकल। फिजिकल के अंदर जो पहला मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन, कि हम क्या करते हैं कि जी हम ग्लास नीडल के जरिए डीएनए को एंटर करवाते हैं किसके अंदर, किसी भी होस्ट सेल के अंदर, जैसा कि एनिमल सेल। इसी तरह बायोलिस्टिक जो है ये दूसरा मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जीन गन को यूज करते हैं और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो अटैच होता है या कोटेड होता है किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल। तो इनको हम बुलेट की तरह यूज करते हैं। तीसरा मेथड जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन है, कि हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और होस्ट सेल्स के अंदर क्या होता है
स्मॉल पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस मेथड के जरिए हम किसी भी सेल के अंदर जो है वो डीएनए को एंटर करवा सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो हमारे पास है केमिकल। अब इसमें पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो कैल्शियम फॉस्फेट को ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं कहां पर, सिर्फ मेमेलियन सेल्स के अंदर। और सेकेंड है लाइपोसक्शन, जो कि मेमेलियन सेल के अंदर यूज होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जी लाइपोसोम्स उनको यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तीसरा मेथड है डेक्स्ट्रॉन मेथड, जो है ये भी मेमेलियन सेल के अंदर यूज होता है, ठीक है। ह्यूमन सेल है उनको जब भी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम केमिकल मेथड जो है वो गेन स्पेसिफिक यूज करते हैं। अब बायोलॉजिकल या वेक्टर मेथड के अंदर जो आता है उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है वायरल ट्रांसडक्शन। अब वायरल ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम वायरस को यूज कर रहे होते हैं, तो वो वायरस क्या करता है कि जी डीएनए को ट्रांसफर करवाता है कहां पर, उस सेल के, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जी बैक्टीरियोफेज वो ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो है वो यूज किया जाता है और वो क्या करता है कि हमारे डीएनए को, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया हुआ है, उसको अपने साथ एंटर करवाता है। लास्ट में हमारे पास है फिजियोकेमिकल मेथड, ठीक है जी, जो कि उसके एग्जांपल हमारे पास हीट शॉक। ये हीट शॉक मेथड जो है ये आप लोगों के पढ़ा होगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर रहे होते हैं। वो कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्या करता है कि वो पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हम हीट को भी यूज कर रहे हैं। तो ये जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे किसके लिए यूज होते हैं, किसी भी सेल को ट्रांसफर करना, किसी भी सेल को टेकअप जब हमने करवाना होता है, एंटर करवाना होता है, तो इसमें से हम कोई भी मेथड यूज करते हैं और वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो होस्ट सेल कौन सा, अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल या हमारे पास टेक्निक या टेक्नोलॉजी कौन कौन सा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमने प्लाज्मिड जो है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा लिया है, तो हम उसकी सिलेक्शन करते हैं कि जो पॉजिटिव सेल है उसको हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो आइसोलेशन या सिलेक्शन जो होती है वो हम मार्कर के जरिए कर रहे हैं। उनको क्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी ये आइडेंटिफाई करवाते हैं, ये हमें सिग्नल देते हैं कि ये सेल के अंदर, जिसकी एग्जांपल क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है जो कि पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रखता था, अगर उसके अंदर हमारा ऐसा वेक्टर एंटर होता है जिसमें रेजिस्टेंस का जो है वो जीन मौजूद है, तो फिर वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड करने की सलाहियत जो है वो हासिल कर लेता है और फिर वो ग्रो करना चाहता है। इसी तरह एक्स बॉल है, ये ब्लू व्हाइट कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर जीन इंसर्ट हो गया है तो वो व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो ब्लू प्रोड्यूस। थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो जब भी हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो सेल के अंदर जाता है, प्लांट सेल के अंदर जाता है, तो वो हमें ग्रीन फ्लोरेसेंस देना चाहता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये हमारा सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जी हमने जो प्लाज्मिड यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस वेक्टर के अंदर ये हमारा जीन फोकस है, ये हमने लाइगेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये एक जीन मौजूद है जो किसका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन।
अब अगर हम ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देते हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जब हम इस बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक मौजूद है, तो यहाँ पर सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास मल्टीपल जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें से सर्वाइव वही करता है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हम हमारे सेल के अंदर जब ये प्लाज्मिड एंटर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन। अब एक्सप्रेशन जो है वो रिकम्बिनेंट जीन का हमने पढ़ा था कि जी दो तरह से हो सकता है कि या तो वो कॉपीज प्रोड्यूस करवाए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाए। यहाँ पर हम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को देख रहे हैं। अब होस्ट सेल जो है, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो यीस्ट भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेक्टर। क्लियर है? फिर अब वहां पर उस सेल के अंदर जाकर क्या होता है कि वो वेक्टर जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। वहां पर क्या होती है, प्रोडक्शन होती है प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है वो हमने पढ़ा है कि जी उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए हमने इंसर्ट करवाया, उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर उससे क्या बनेगी, प्रोटीन की। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है किसी भी एक्सप्रेशन सिस्टम या एक्सप्रेशन सेल के। अच्छा, फिर जब प्रोटीन बन जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें अपने पर्पस के लिए, जैसा कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन और लाइगेजेस एंजाइम। जैसा कि हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा कि हम डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम यूज कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेसिकली क्या कहा जाता है, अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म में देखते हैं तो मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है। अब इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो वर्नर और मैथ्यू ने 1960s के अंदर ये चीज देखी कि जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर जब वायरस अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो उनका डीएनए जो है वो डिग्रेड हो जाता है, और वो डिग्रेडेशन कैसी होती है, एंजाइमेटिक। फिर 1970s के अंदर हैमिल्टन ने, थॉमस ने और एंड ने क्या किया कि जी फर्स्ट एंजाइम जो है वो आइसोलेट। ठीक है, और एंजाइम कौन सा था, HIME। क्लियर है? फिर 1971 के अंदर डैनियल नेथन ने क्या किया, इन एंजाइम को यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा जी, अब ये आइसोलेशन और यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से क्या हुआ कि हैमिल्टन को, थॉमस को, केंट को, डैनियल को, इन सब को कलेक्टिवली क्या मिला, नोबेल मेरा जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, इनकी इस रिसर्च की वजह से। अब हम आते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किस तरह के होते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने की साइड। अब जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं ये कट करते हैं विद इन डीएनए। ठीक है, और जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं ये टर्मिनल से कट करते हैं। एक एंजाइम जो कि डीएनए को कहीं से भी काट सकता है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन से काट सकता है, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। और ऐसा एंजाइम जो टर्मिनल या डीएनए के
सिरे से उसको काटना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अब आते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, एंडोन्यूक्लियस है और इनकी टाइप्स क्या है। तो बेसिकली इसकी 4 टाइप्स है, टाइप 1, 2, 3, 4। अब इनमें से जो वाइडली यूज हो रहा था वो क्या है, टाइप 2 है। यानी कि टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब हम आते हैं, ये जो टाइप 2 है इसकी भी आगे फर्स्ट जो है वो सब टाइप्स है, टाइप 2p और टाइप 2s। टाइप 2p क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, जो पैलेंड्रोमिक है। अब पैलेंड्रोमिक क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसको आप कहीं से भी रीड करते हैं, ठीक है, वो आप लीडिंग स्ट्रैंड से या लैगिंग स्ट्रैंड जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, इन दोनों में से किसी भी डीएनए के क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है, यानी कि सेम सीक्वेंस होता है लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ CCP। अब ये एक डीएनए का स्ट्रैंड, और इसका जो नीचे वाला दूसरा स्ट्रैंड है तो T के अगेंस्ट क्या होता है, C के अगेंस्ट क्या होता है T, और फिर अगेन C के साथ क्या होता है T, और इस तरह इस G के साथ इस क्या मौजूद होता है C और इस T के साथ इस किसकी है T। तो अगर आप इस सीक्वेंस को यहां से पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में तो क्या है AGGCT, और अगर जब आप नीचे वाले स्ट्रैंड को इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं क्या है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस है जो कि सेम है बट इन रिवर्स ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं। तो टाइप 2 क्या करता है, ऐसे सीक्वेंस को डिटेक्ट, और जो टाइप 2s है वो एसिमेट्रिक या नॉन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है और उसको वहां से काट। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है ये 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस करता है, कि या तो वो क्या होगा, स्टिकी एंड्स होंगे या फिर वो ब्लंट एंड, ठीक है। अब ब्लंट एंड जो है वो ऐसा डीएनए होता है जहां पर दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे कटे होते हैं, वहां पर ओवरहैंग नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको यहां से सीधा काटते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है उनके जो लेंथ है दोनों स्ट्रैंड की वो सेम है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम क्या करते हैं कि एंजाइम यूज करते हैं और वो क्या करता है, यहां से काटता है और फिर यहां से काटता है, तो ये जो पोर्शन सेपरेट होगा। आप यहां पे देखें कि इस पोर्शन के अंदर इस डीएनए में क्या होगा, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर सिंगल स्टैंड ओवरहैंग मौजूद है, इसी तरह इस पोर्शन के अंदर भी सिंगल स्टैंड ओवरहैंग मौजूद है, तो इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एंजाइम यहाँ पे टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो 2 डीएनए को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम, ठीक है। हमने जब वेक्टर के अंदर जीन को ऐड करना है तो वहां पर एडिशन के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू या लाइगेज की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इस एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि ये देखिए डीएनए है, उसके ऊपर ये एंजाइम जो है वो मूव करता है और अपने उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, जहां पर उसे वो सीक्वेंस मिलेगा तो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, देन उसको वो वहां पे क्या करता है, कट करता है। ये देखिए ये अब यहाँ पे ये कट करता है। अब सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कि ये एंजाइम जो है वो इस ब्रोकन पोर्शन के टर्मिनल को जोड़ रहा है, ये इसके ऊपर एंजाइम आकर अटैच होगा, ठीक है, और रिजल्ट क्या है, वो डीएनए आपस में लाइगेट हो जाता है। अब लाइगेशन के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनवाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और आप लोगों को पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, क्लियर है।
अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं, बार बार इसका नाम ले रहे हैं, वेक्टर है क्या। अब वेक्टर की अगर हम नेचर देखते हैं तो वो बेसिकली होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो हम क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, डीएनए ही चाहिए। अब ये जो वेक्टर है बेसिकली अगर आप बैक्टीरिया देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को देखते हुए हम एक वेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के वेक्टर हैं कॉलोनी, जैसा कि पीबीआर P22। अब इसके अंदर हम ये तीन चार चीजें देखेंगे कि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। ठीक है, यहां से डीएनए जो है वो उसकी कॉपीज प्रोड्यूस है। ठीक है, सेकंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड जो है वो सिलेक्शन मार्कर, कि क्या उसके अंदर ऐसा पोर्शन मौजूद है जो हमें हेल्प कर सके आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर और एंटीबॉडी जीन जो कि हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन। तीसरी चीज जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइकिल। ये वो रीजन होता है किसी भी डीएनए के अंदर, ठीक है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। अगर ये मौजूद होगा तो फिर ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर को ऐड कर सकते। अब हम आगे चलते हैं कि जी जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, जैसा कि T7 हो गया, PET28 हो गया। ठीक है, ये क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, तो इनके लिए हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट है। इनके अंदर प्रमोटर का होना भी लाजमी है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। फिर इनके अंदर ट्रांसलेशन इनिशियल साइट भी होनी जो है वो लाजमी है जहां पर राइबोसोम आकर बाइंड करता है। फिर इनके अंदर टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होना लाजमी है जहां पर जाकर जो एंजाइम्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन के, वो सेपरेट हो। इसी तरह इनके अंदर प्योरिफिकेशन टैग्स भी मौजूद होने चाहिए कि जो हमारी प्रोटीन बने उसके एंड के ऊपर कुछ ऐसा पोर्शन मौजूद होना चाहिए कि उसको हम यूज कर सके प्योरिफिकेशन के। देखिए, एक सेल के अंदर तो मल्टीपल प्रोटीन्स बन रही होती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से हमारी प्रोटीन कौन सी। ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमने प्रोटीन बनाई होती है, जो डीएनए इंसर्ट किया होता है, उसके राइट लेफ्ट पर हम कुछ जो है वो ऐसे सीक्वेंस ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में प्योरिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो उन्हें क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन टैग्स कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक का होना लाजमी है किसके अंदर, एक्सप्रेशन वेक्टर के। अब यहाँ से आप लोगों को इस चीज के लिए जो है वो डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि नॉर्मली जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कैसा होता है और जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो क्या होता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं कि जी जो सेकेंड मेथड है प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का, वो क्या है, पीसीआर, या हम इसको अगर हम कंप्लीटली बोले तो वो क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहला तो हमें कोई ना कोई डीएनए चाहिए जिसको हम कॉपी कर सके। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं टेक्निकली। अच्छा, फिर इस डीएनए के अंदर हमने क्या करना है कि इसकी कॉपी अगर प्रोड्यूस करवानी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें सब यूनिट की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं।
फिर हमें एंजाइम चाहिए होता है जो इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज। अब यहाँ पर मशीन के अंदर जो पॉलीमरेज यूज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि टैग पॉलीमरेज। अब ये जो एंजाइम है ये हमने ऐसे बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है जो थर्मल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। इसी तरह इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयन चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी पीसीआर। अब डेफिनेटली जो हम यहाँ पर पेरेंटल डीएनए जो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड होगा, तो उसका हमने कुछ पोर्शन जो है वो क्या करना है, कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डीएनए है, हम इसका जो है वो छोटा सा पोर्शन जो है ये वाला कॉपी। तो इस कॉपी करने के लिए हमें कुछ डीएनए के स्ट्रैंड्स चाहिए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या करता है, स्टार्ट करवाता है किस चीज को, रेप्लिकेशन। याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज जो है वो कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, उसको ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए होता है जिसके आगे वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ये हम आगे देखेंगे। अब इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है डीनेचुरेशन। अब ये याद रखना है कि डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी ये हमारे पास क्या है, डीएनए, और आप लोगों ने पढ़ा है कि ये डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डिग्रेडेशन क्या है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो पूरा जो डीएनए है वो अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिवाइड हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा कंप्लीटली, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। कब होती है, हाई टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कितना हमें चाहिए होता है, 9 to 9। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास अनिलिंग, जहां पर ये प्राइमर जो है वो क्या होता है, अटैच होता है उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, ठीक है। दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्राइमर विद डीएनए। अब ये जो अटैचमेंट होती है डेफिनेटली वो किसकी बेस के ऊपर होती है, कंप्लीमेंटैरिटी की बेस पे। ओके, हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, कि जब डीएनए के साथ हमारा प्राइमर अटैच हो सकता होता है तो देन जो पॉलीमरेज है वो क्या करता है, ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को ताकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस हो सके। ओके, हो गया। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, डीनेचुरेशन होती है, अनीलिंग होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, फिर जो कॉपीज प्रोड्यूस हुई होती हैं 1 से 2 बन गई हैं, तो अब दोनों फिर सेपरेट होंगी, डीनेचुरेशन की फिर अनीलिंग होगी, फिर पॉलीमराइजेशन होगी। तो इस तरह ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो चलता है रहता है, 2.5 से 3 घंटे जो है प्रोसेस चलता है, और एट द एंड पे हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है किसी भी जीन की, किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट की प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर जो है हम इस एनिमेशन के जरिए देखते हैं, ये देखें जी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए
ठीक है, इसको जब टेम्परेचर दिया जाता है कितना 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वो दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, और ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब ये जो तरीका है, ये जो डीनेचुरेशन है, वो एक ही मशीन के अंदर डीनेचुरेशन भी होती है, रीडिंग भी होती है, एम्प्लीफिकेशन भी होती है, इसलिए हम इसे थर्मल साइक्लर मशीन कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, दोनों स्टैंड को सेपरेट कर। सेकेंड स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे पास प्राइमर है, वो अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाता है बाइंड हो, जिसे हम क्या कहते हैं अनिलिंग। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, या जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे प्राइमर का सीक्वेंस क्या है, और इसकी रेंज जो है वो 55 से 65 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन। अब यहाँ पर देखें कि जी ये एंजाइम है, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ ऐड कर रहा है, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो एंजाइम जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करवाता है, प्राइमर से आगे कंटिन्यू करवाता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर अटैच हो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ कंप्लीमेंट्री की बेस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर है, वहां पर भी प्राइमर अटैच होता है, वहां पर भी इसी तरह क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस एनिमेशन के जरिए जो है वो पीसीआर का प्रोसेस है वो समझ आ। अब हम देखते हैं कि जी इस पीसीआर को हम यूज कहाँ पे। अब मेडिकल फील्ड के अंदर देखते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं, डायग्नोसिस के डिजीजेस। अब वो डिजीजेस इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं, जैसा कि अगर हम देखें तो जी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इनको जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है तो पीसीआर के बाद इनकी जीनोटाइपिंग, इनकी टाइप मालूम करवानी होता है, पीसीआर के बाद। इसी तरह जेनेटिक डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीसीआर का सहारा, ये सबसे करेक्ट मेथड। फिर हम फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर इनको यूज कर रहे होते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस में आप लोगों ने जैसे कि थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हुआ कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको ऑफ कल्प्रिट, मुजरिम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है, हम जो बायोमॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं या जो सैंपल्स हैं वो कोई भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है, सीमन भी हो सकता है। इसी तरह मील को भी हम यूज कर सकते हैं, इसी तरह हम ब्लड को यूज कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल जो है वो मेथड है किसी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करना। इसी तरह हम एनवायरनमेंट के अंदर जो है इसको यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। इसी तरह हम इसको रिसर्च के अंदर यूज करते हैं, ठीक है जी, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। इसी तरह पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए अंदर हम उसको यूज करते हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई करवाते हैं पेरेंट्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो यूजेज है या एप्लीकेशन है किसकी, पीसीआर। अच्छा ये स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि जो हमने पीसीआर के जरिए जीन आइसोलेट किया, रिकम्बिनेंट डीएनए के जरिए किया, फिर उससे कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है कोई ना कोई
ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या ह्यूमन जो है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिली है, क्यों करवा रहा है? तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होगा, इसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया है, क्यों किया गया है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है? अब जैसे कि इकोलाई, नॉर्मली ये इकोलाई जो बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसके अंदर इंसुलिन का जीन जो है वो ऐड किया गया है ताकि ये क्या प्रोड्यूस करवाए, ह्यूमिन। अब ह्यूमिन जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर देखते हैं। दूसरा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसर्ट किया गया है, वो क्या बनाता है, सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन बनवाता है, और वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में अपना रोल प्ले करता है ऐसे बच्चों के अंदर जिनकी हाइट भी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह इंटरफेरॉन का जीन जो है वो इंसर्ट किया गया और वो इंटरफेरॉन प्रोटीन बनवाता है और वो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो इंसर्ट किया गया और वो क्या करता है, HBV वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। अब वो जो प्रोटीन है वो वैक्सीनेशन का काम कर रही है, ठीक है, ताकि उस पर्सन को जिसको वैक्सीन लगाई गई है वो दोबारा उसकी बॉडी जो है अगर वो इनकाउंटर करती है हेपेटाइटिस वायरस से तो उसको डिजीज नहीं होगी, उसका लिवर डैमेज नहीं होगी। इसी तरह टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये जीन क्या करता है, टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है। सेकेंड हम देखते हैं बैसिलस थोरेनसिस है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्राई जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करना। अब ये एग्रीकल्चर के अंदर यूज है, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ऐसी प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जिससे क्या होते हैं, कैटरपिलर वो मरते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो कि हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिन, ठीक है, और ये किसका काम करती है, बायो पेस्टिसाइड। इसी तरह लैक्टेस के अंदर GLP-1 जीन जो है वो हमने प्रोड्यूस करवाया है, वो GLP-1 पेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। इसका काम क्या है कि जी इंसुलिन की सिक्रेशन करवाना, किससे, पैनक्रियास। ठीक है, तो जिन पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सिक्रेशन जो है वो कम हो चुकी होती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, उनके अंदर हम ये GLP पेप्टाइड यूज करते हैं। इसी तरह इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या करता है, वो लैक्टोज और ये याद के लिए हेल्प। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज कहाँ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बहुत सारे बनवाए गए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाई है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो उस प्लांट को खा नहीं सकते, अगर वो खाएंगे तो वो मर जाए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन भी मौजूद है, मेज भी मौजूद है, सोयाबीन, एग प्लांट, पोटैटो, राइस, कैनोला, ये बहुत सारे जो है प्लांट की वैरायटी। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो किसकी प्रोडक्ट है, इससे बनवाई गई है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एग्जांपल जो है वो कॉटन है, जो कपड़े हमने पहने हुए, ठीक है, इसके अंदर जो कॉटन यूज हो रही है बेसिकली ये ऐसे प्लांट से प्रोड्यूस करवाई गई है जो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड है। फिर आगे चलते हैं वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, उनमें पोटैटो है, पपाया है, प्लम है, बनाना है, टोमेटो है, ठीक है, राइस है, कसावा है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर वायरल अटैक हो जाता है। जैसे कि हम पोटैटो देखते हैं तो पोटैटो के अंदर, ठीक है, लीफ कर्लिंग होती है, तो पोटैटो वायरसेस, उन वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। इसी तरह हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनवाए हैं क्योंकि सोयाबीन, मेज, कॉटन, कनोला, शुगर बीट, अल्फाल्फा ये डिफरेंट है। अब जो यहाँ पर देखें तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्यों करवाया गया, क्यों बनाया गया, डेफिनेटली
हर्बिसाइड जो है वो क्या करती है, किल करती है हर्ब्स को। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास फील्ड के अंदर क्वार्टर मौजूद है, बीज मौजूद है, तो जब भी हम वहां पर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, ये प्लांट सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे और जो हर्बिसाइड्स हैं वो क्या, सॉरी जो हर्ब्स हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, यील्ड या प्रोडक्शन बढ़ सकती है उस फील्ड की। अब आगे देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो कौन कौन से हैं और ये उसमें किस किस फील्ड के अंदर हमने करवाए। तो बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो हमने क्या करवाया, मॉडिफिकेशन है कि इनके अंदर भी फॉरेन जीन मौजूद है। अब फॉरेन जीन का मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि बायोफ्यूल है कि हम प्लांट से जो है वो फ्यूज प्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसको हम आगे अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। वो फ्यूल कहाँ से बनता है, सेलुलोज, उसकी इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें स्विच ग्रास है, शुगर केन है, मेज है, जेट्रोफा है, सोयाबीन है, पॉपुलर है। ये हमने प्लांट ट्रांसफर करवाए हैं जिस प्लांट्स को हम यूज करके क्या करते हैं, फ्यूल की प्रोडक्शन में। इसी तरह फूड और फीड क्रॉप्स के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है, जैसे कि मीज है, सोयाबीन, कनोला, पोटैटो, एप्पल, शुगर बीट, इनकी क्वांटिटी और इनकी यील्ड को बढ़ाने के। नेक्स्ट है कैश क्रॉप, ठीक है, जो कि हम वैसे खाते तो नहीं है लेकिन इसकी जो है वो इकोनॉमिकल वैल्यू है, जैसे कि कॉटन है, कार्निशन रोजेस, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो कॉटन जो है ये वाइट गोल्ड कहलाती है। तो इसकी प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हमने क्या किया कि इनको ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के लिए हमने ट्रांसफॉर्म कराया, जैसे कि टोबैको है, पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टोबैको की, तो टोबैको जो प्लांट है, ठीक है, आपको पता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टोबैको की, सिगरेट इंडस्ट्री है। तो वो जो टोबैको यूज कर रहे होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उनके ऊपर डिसीजेस का अटैक बहुत ज्यादा, तो उससे प्रोडक्शन कम हो जाए। इसी तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या मेडिसिनल यूजर्स के लिए टोबैको, मेज, राइस, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, इनको ट्रांसफॉर्म किया गया। अब मेडिसिनल प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, हमें डिफरेंट प्रोटीन्स चाहिए, जैसे कि हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये जो सारी की सारी यहाँ पर प्लांट्स के नाम लिखे हैं, जो वैराइटीज है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म किए गए हैं ताकि हमें ऐसे प्रोडक्ट जो है वो मिले जिसका हम मेडिसिनल यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये प्रोड्यूस करवा रहे हैं पोटैटो। अब पोटैटो के अंदर अगर ये सरफेस एंटीजन मौजूद है तो जो भी पर्सन उस पोटैटो को खाएगा, तो और जैसे कि कुकम्बर है उसके अंदर भी ये प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा रही है, तो वो एडिबल वैक्सीन का काम करता है। ठीक हो गया, तो उसका क्या होगा, मेडिसिनल यूज होगा।